दोस्तों, पिछली शताब्दी में हमारी आज की फिजिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। पहला हिस्सा वो था जिसका एवोल्यूशन 19वीं शताब्दी के पहले हुआ था, जिसमें शामिल थी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि इस दुनिया में हो रही घटनाओं को फुल एक्यूरेसी के साथ समझाती थी। और दूसरा हिस्सा वो था जिसका मेजर एवोल्यूशन 20वीं शताब्दी में हुआ था, जिसने हमारी फिजिक्स के कंसेप्ट को बिल्कुल हिलाकर रख दिया। वहाँ के रिजल्ट हमारी नॉलेज से बिल्कुल अजीब थे, क्योंकि जिस फिजिक्स को हमने डेवलप किया था वो बिल्कुल फंडामेंटल थी। फंडामेंटल मतलब बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्केल पर थी। इसने हमको इस ब्रह्मांड को बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर समझने का होप दिया था। और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि हम किस फिजिक्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, जो कि हमको एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझाती है। पहले हम ये मानते थे कि इस दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, लेकिन फिर बाद में इस चीज़ का फर्दर ब्रेकडाउन हुआ, तब जाकर हमको इस बात का एहसास हुआ कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कहानी केवल यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि इन एलिमेंट्री पार्टिकल से भी छोटे पार्टिकल्स हमको देखने को मिले, जैसे कि क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, बोसॉन्स एक्सेट्रा। और इन सब ने हमारे सामने इस ब्रह्मांड का एक काफ़ी फंडामेंटल मॉडल खड़ा किया, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। और पार्टिकल फिजिक्स के इस मॉडल को डेवलप करने में यंग्स मिल्स की थ्योरी का काफ़ी बड़ा हाथ है। बट आखिर ये यंग्स मिल एंड मास गैप थ्योरी क्या कहती है और कैसे मॉडर्न फिजिक्स में ये वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ यंग्स मिल्स एंड मास गैप प्रॉब्लम वन ऑफ द 7 ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम में से एक है, जिसको अगर कोई इंसान सॉल्व कर लेता है तो उसको क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आखिर $1 मिलियन का ये क्वेश्चन हमको क्या कहता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी दुनिया में मौजूद जितने भी फोर्सेज हैं उनका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे यूनिवर्स में टोटल 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जो कि इस यूनिवर्स में होने वाले हर एक एक्टिविटीज़ को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस के नाम हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। आसान भाषा में ग्रेविटेशनल फोर्स को आप एक ऐसा फोर्स मान सकते हो जो कि पूरे यूनिवर्स को बांध कर रखता है, जो कि हर एक मैसिव ऑब्जेक्ट में मौजूद होता है। खैर, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्लियर एक्सप्लेनेशन हमको जनरल रिलेटिविटी में देखने को मिलता है। अब दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वो फोर्स है जो कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा ही गवर्न होती हैं। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात होती है, वहाँ पर भी ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और बाकी के 2 फोर्स यानी कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब एटॉमिक लेवल पर हमको ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं, जिसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स को एटम के अंदर बांध कर रखता है। तो ये तो था फंडामेंटल फोर्सेस का एक बेसिक डिस्क्रिप्शन। लेकिन हमारे वैज्ञानिक काफ़ी लंबे अरसे से जिस टॉपिक पर वर्क कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे वैज्ञानिक ये चाहते हैं कि इन चारों फोर्सेस को हम एक यूनिफाइड फोर्स में बदल दें। मतलब वैज्ञानिक ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी को बनाना चाहते हैं, जहाँ पर सारे फंडामेंटल फोर्सेस केवल एक ही यूनिफाइड इक्वेशन के द्वारा गवर्न किए जाएंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब हमारा यूनिवर्स बना, यानी कि बिग बैंग के टाइम पर चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक कंबाइंड स्टेट में थे, लेकिन आफ्टर द बिग बैंग ये फंडामेंटल फोर्स 4 अलग अलग फोर्सेस में स्प्लिट हो गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि ये चारों फंडामेंटल फोर्सेस एक कंबाइंड स्टेट में आ जाएं, जिससे हम अपनी यूनिफिकेशन थ्योरीज की इक्वेशन को डेवलप कर पाएं। और सबसे अमेजिंग बात क्या है कि हमने ऑलरेडी 2 फोर्सेस को कंबाइन कर लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर कंबाइन होकर एक यूनिफाइड इलेक्ट्रो वीक फोर्स बनाते हैं। इसी तरह हम चारों फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन करना चाहते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए हमारी क्वांटम थ्योरी का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए हमको क्वांटम मैकेनिक्स से हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफकोर्स हम ये जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ही एलिमेंट्री पार्टिकल की फंडामेंटल थ्योरी है। अब फोर्स की एक खासियत होती है कि किसी भी टाइप के फोर्स में
कोई एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसका अफेक्ट ट्रांसफ़र होता है, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जिसका एक्सचेंज फोर्स के कारण होता है, तभी तो हमको किसी भी फोर्स का अफेक्ट देखने को मिलता है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, हाँ वो तो होता ही है, लेकिन आई मीन किसी फंडामेंटल पार्टिकल या फिर किसी फंडामेंटल फील्ड का ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम बात करेंगे कि अलग अलग फोर्सेस में कौन कौन से ट्रांसमिशन पार्टिकल का ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ट्रांसफ़र होता है। आई नो इसका आंसर आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ट्रांसफ़र होता है फोटॉन्स का। फोटॉन्स का नाम आपने लाइट के केस में तो जरूर सुना होगा। लाइट कुछ नहीं बल्कि फोटॉन्स के पैकेट होती है, और लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए भी जो ट्रांसमिशन पार्टिकल्स होंगे वो होंगे फोटॉन्स, और फोटॉन्स होता है एनर्जी का एक फंडामेंटल पैकेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन से पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? फोटॉन्स। ऐसे ही वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं ग्लूऑन्स। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल वो हैं डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। लेकिन जब बात ग्रेविटेशनल फोर्स की आती है तो हम नहीं जानते कि उसका फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, बट फिर भी हमने उनको एक हाइपोथेटिकल नेम दिया है जिसको कहा जाता है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फंडामेंटल पार्टिकल। ग्रेविटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ग्रेविटॉन्स। आज तक हमने ग्रेविटॉन को ना ही डिटेक्ट किया, ना ही कभी उसको मेजर किया। इसी कारण इनके एग्जिस्टेंस का अभी तक हमको कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। जिस तरह फोटॉन्स, बोसॉन्स और ग्लूऑन्स हमको क्वांटम लेवल पर देखने को मिलते हैं, उसी तरह हम ये मानते हैं कि ग्रेविटॉन्स भी हमको क्वांटम लेवल पर ही देखने को मिलेंगे। इसी कारण क्वांटम ग्रेविटी की खोज अभी भी जारी है। फिलहाल क्वांटम ग्रेविटी पर बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर हम किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम उसकी पोजीशन, वेलोसिटी और उसकी ट्रेजेक्टरी के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल दरअसल स्पेस का एक रीजन होता है जिसकी हम केवल प्रोबेबिलिटीज़ बता सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेस की बात हो रही है ये कोई नॉर्मल स्पेस नहीं होता। नॉर्मली क्लासिकल वर्ल्ड में 3 डायमेंशन को हम स्पेस कहते हैं, 2 डायमेंशन को हम प्लेन कहते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जिस स्पेस की बात हो रही है वो है असल में हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस असल में n डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि इनर प्रोडक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी वेव फंक्शन अपनी अलग अलग आइगन स्टेट में होता है, और हर एक आइगन स्टेट में ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हमको हिल्बर्ट स्पेस की ज़रूरत होती है, जो कि है एक n डायमेंशनल स्पेस। हमको n डायमेंशनल स्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ी वो सब हम किसी डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। हिल्बर्ट स्पेस के बारे में हम पूरा डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या कहा था कि फोर्स या तो किसी पार्टिकल से एक्सपीरियंस होता है या तो किसी फील्ड से एक्सपीरियंस होता है। अब पार्टिकल्स के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन क्या फील्ड्स के बारे में भी हम जानते हैं? अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो फील्ड स्पेस का एक रीजन होता है जहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, जहाँ पर हमको किसी भी फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे किसी मैग्नेट के पास अगर आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को लाते हो तो जब वो आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएगा तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब वो अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो आयरन ऑब्जेक्ट उसकी फोर्स फील्ड में आ जाता है। मतलब फील्ड हर एक पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, तो इसी कारण हमारी क्वांटम थ्योरी में भी फील्ड का इन्वॉल्वमेंट जरूर होना चाहिए। अब इस इन्वॉल्वमेंट को जानने के लिए जब हम लोगों ने हिल्बर्ट स्पेस में फील्ड्स को अप्लाई किया तो उन फील्ड्स ने बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जैसे कि पार्टिकल्स करते हैं। मतलब जब हमने क्वांटम थ्योरी में फील्ड्स को अप्लाई किया तो हमको ये मालूम पड़ा कि फील्ड्स और पार्टिकल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट पार्टिकल कुछ नहीं, असल में पार्टिकल्स होते हैं इन फील्ड में एक्साइटेशन। मतलब जब कोई भी फील्ड में एक्साइटेशन होता है तब वो फील्ड एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगती है। जब इन फील्ड्स में एनर्जी का एक्साइटेशन होता है तो हमको क्वांटम की अलग अलग स्टेट देखने को मिलती है, और इन्हीं स्टेट्स को हम पार्टिकल्स बोलते हैं। और अलग अलग फील्ड्स के एक्साइटेशन से हमको अलग अलग पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, और इन सारी क्वांटम फील्ड्स को हमने क्वांटम थ्योरी की एक अलग ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो कि ये कहती है कि इस दुनिया में पार्टिकल जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। पार्टिकल्स असल में फील्ड्स के एक्साइटेशन होते हैं। इन सब की बात मैंने अपनी क्वांटम फील्ड थ्योरी वाली वीडियो में की है, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो।
खैर, इस वीडियो में होने वाली हर एक बात अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिनके ऊपर या तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ या फिर उनके ऊपर वीडियोस बनाना भी बाकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर और भी कई सारी थ्योरीज आती हैं, जैसे कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, और ये सब गेज थ्योरी के अंदर आती हैं। इन फील्ड थ्योरी का एक जनरल फीचर ये होता है कि ये फंडामेंटल फील्ड्स को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जैसे कि उनका चार्ज, उनकी एनर्जीज को हम मेजर कर सकते हैं। किसी एक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन जब दूसरी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो उसको हम कहते हैं गेज ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इसमें मेजरेबल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी फील्ड ही चेंज हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गेज इनवेरिएंस। आई नो ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। सपोज किसी बॉक्स में कई सारी आयरन बॉल्स हैं। अब इन आयरन बॉल्स की खासियत ये है कि जब इनमें अलग अलग फील्ड अप्लाई होती है तो इन आयरन बॉल्स का कलर चेंज होता है। मान लीजिए आप कलर को चेंज होते हुए देखते हो तो आपको ये मालूम पड़ता है कि भले ही बॉल का कलर चेंज हुआ, लेकिन अभी भी आप उस बॉक्स में उतनी ही बॉल्स को फिट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कलर की प्रॉपर्टी है उसने गेज इनवेरिएंस को शो किया, मतलब केवल फील्ड चेंज हुई, ना कि उस बॉल से जुड़ी हुई मेजरेबल क्वांटिटी चेंज हुई। तो जब भी फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी इन्वेरिएंस होता है तो उसको हमेशा गेज सिमेट्री कहा जाता है। गेज इन्वेरिएंस को कभी कभी गेज सिमेट्री भी कहा जाता है। तो मतलब कोई भी थ्योरी अगर गेज इन्वेरिएंस की प्रॉपर्टी को शो करती है तो उसको गेज थ्योरी कहा जाता है। क्वांटम फील्ड थ्योरी गेज थ्योरी के अंदर ही आती है। तो पहली गेज थ्योरी जिसको इन्वेंट किया गया था वो थी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स असल में क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एनालॉगी है। क्लासिकल वर्ल्ड में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करती है। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। और इन इक्वेशंस का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और इन वेव्स की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की पूरी स्टडी इन्हीं चारों मैक्सवेल इक्वेशंस के द्वारा की जा सकती है, और इसी चीज़ को देखकर वैज्ञानिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वांटम वर्जन को बनाना चाहते हैं, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए। और यहाँ से क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जन्म हुआ, जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी का ही एक पार्ट है। और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्वांटम फिजिक्स की एक काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी मानी जाती है। अब क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की सक्सेस के बाद वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की तरह बाकी के फंडामेंटल फोर्सेस में भी क्वांटम फील्ड थ्योरी एग्जिस्ट करती है। और इस सवाल से एक नई परेशानी चालू हुई कि क्या क्वांटम फील्ड थ्योरी चारों फंडामेंटल फोर्सेस के लिए एग्जिस्ट करती है। अब जैसा कि आप जानते हो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी गेज थ्योरी का ही एक पार्ट है, और फिजिक्स में गेज थ्योरी को यंग्स मिल थ्योरी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। यंग्स मिल थ्योरी पार्टिकल्स को नॉन अबेलियन ली ग्रुप में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप को आप सिमिलर चीज़ों का कलेक्शन कह सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली ग्रुप सिमेट्री को डिफाइन करता है। जैसे अबेलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसमें 2 ग्रुप एलिमेंट के रिजल्ट उनके ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करते जिस ऑर्डर में उनको लिखा गया है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के स्पेशल ग्रुप्स होते हैं। अब अगर हम मैथमेटिक्स को थोड़ा साइड में रखें और अपने मेन क्वेश्चन पर आएँ कि क्या क्वांटम फील्ड थ्योरी चारों फंडामेंटल फोर्सेस के लिए एग्जिस्ट करती है, तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए बिल्कुल वैलिड है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी ये भी है कि जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं तो उस केस में जो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पास मास होता है। लेकिन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में केवल मासलेस पार्टिकल्स यानी कि केवल फोटॉन्स होते हैं। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं फोटॉन्स, जिनके पास मास नहीं होता। लेकिन स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के केस में जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं उनके पास मास होता है। इसी के साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स के केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल का रेंज होता है वो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस तक ही वैलिड होता है। मतलब ये दोनों न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स हैं। और यहाँ पर हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मासलेस पार्टिकल फोटॉन्स के केस में वैलिड होती है। नाउ इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे सामने आई क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, जो कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एनालॉगी है। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के इंटरेक्शन को डिफाइन करती है, और ये एक नॉन अबेलियन गेज थ्योरी है।
स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स के पास क्वांटम लेवल में 3 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है मास गैप। यहाँ पर एक प्रॉपर मास गैप होना चाहिए, मतलब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर वैक्यूम एनर्जी के हर एक एक्साइटेशन में एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी पार्टिकल को एग्जिस्ट करने के लिए उसकी एनर्जी वैक्यूम एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए। और क्योंकि वैक्यूम एनर्जी 0 होती है, तो किसी भी पार्टिकल को एग्जिस्ट करने के लिए उसके पास एक फाइनाइट एनर्जी होनी चाहिए, जिसको मास गैप में बताया भी गया है डेल्टा ग्रेटर देन 0। डेल्टा लेस देन 0 के लिए कोई भी एक्साइटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और ऐसे केस में पार्टिकल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये मास गैप ये डिस्क्राइब करता है कि क्यों न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं लेकिन उनका इफेक्ट क्यों शॉर्ट होता है। इन सब के बारे में मास गैप हमको डिस्क्राइब करता है। नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी है क्वार्क कन्फाइनमेंट। क्वार्क कन्फाइनमेंट हमको ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों नेचर में इंडिविजुअल क्वार्क एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हमको ये बताने की कोशिश करता है कि नेचर में हमको इंडिविजुअल क्वार्क देखने को क्यों नहीं मिलते, और वो हमेशा किसी पार्टिकल के अंदर ही क्यों कन्फाइंड होते हैं। अब अगर आप क्वार्क कन्फाइनमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके लिए दरअसल कलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब ये मिस्टीरियस कलर फोर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पर कायरल सिमेट्री ब्रेकिंग होनी चाहिए, जो कि एक तरीके की सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। तो मतलब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली मास गैप, दूसरी क्वार्क कन्फाइनमेंट और तीसरी कायरल सिमेट्री ब्रेकिंग। नाउ अब हमारे पास क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स के सक्सेसफुल सिमुलेशन रिजल्ट हैं, और ये रिजल्ट हमको इस बात का वेरिफिकेशन देती है कि क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करती है। बट हमारे पास इसका कोई भी करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारे पास सिमुलेशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो हैं, बट कोई भी रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ हमारे पास नहीं है। अब $1 मिलियन का सवाल ये है कि हमको ये प्रूफ करना है कि हर एक गेज ग्रुप के लिए यंग्स मिल थ्योरी फाइनाइट मास गैप के साथ एग्जिस्ट करती है। यंग्स मिल्स एग्जिस्टेंस एंड मास गैप प्रॉब्लम की प्रॉपर स्टेटमेंट ये कहती है कि प्रूव दैट फॉर एनी कॉम्पैक्ट सिंपल गेज ग्रुप G अ नॉन ट्रिवियल यंग्स मिल थ्योरी exist on 4-dimensional Hilbert space R⁴ and has a mass gap delta greater than 0। और ये है हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि हमको हर एक केस के लिए एक क्वांटम फील्ड थ्योरी को क्रिएट करना होगा, और उसके बाद उन सारी गेज थ्योरी को कंबाइन करना होगा, जो कि ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी के लिए एक क्रूशियल स्टेप होगा। तो फिलहाल यंग्स मिल एग्जिस्टेंस एंड मास गैप प्रॉब्लम फिजिक्स का नहीं बल्कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। और आई नो इस $1 मिलियन के प्रॉब्लम को समझना अपने आप में एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिसको एक बार में समझना काफ़ी मुश्किल है, जिसके लिए आपको एडवांस मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आती है और अगर आप इस प्रॉब्लम को और डिटेल के साथ जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, इस वीडियो में हमने कई सारे एडवांस टॉपिक की बात की, जैसे कि यूनिफिकेशन थ्योरी, हिल्बर्ट स्पेस, क्वांटम फील्ड थ्योरी। इन सब के बारे में हम किसी और वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे। हाँ, एक बात और, फिजिसिस्ट को पूरा विश्वास है, वो अच्छे से बिलीव करते हैं कि मास गैप जरूर एग्जिस्ट करता है। बस मैथमेटिशियंस के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको यंग्स मिल्स एग्जिस्टेंस एंड मास गैप को मैथमेटिकली प्रूफ करना है, और अगर कोई मैथमेटिशियन उसको प्रूफ कर लेता है तो उसको $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा क्ले इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।